अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS ट्यूटोरियल्स को। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी HTML के ट्यूटोरियल सारे के सारे देख लिए हैं। HTML इज़ जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज जो कि आपके कंटेंट को मैनेज करने के काम में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे CSS के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने HTML के कंटेंट को स्टाइल्स दे सकते हो, कलर्स दे सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम बात करेंगे कि हम कितने तरीके से CSS को लिख सकते हैं, क्या इसका सिंटैक्स रहता है और कहाँ कहाँ ये यूज़फुल होती है। तो सबसे पहले हम CSS की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यार ये स्टाइल करने के काम में आएगी। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा और जाते हैं। जैसे कि ये आपको एक पेज दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से कंटेंट को मैनेज किया हुआ है। बटन के क्लिक होने पे कुछ हम इसकी स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब CSS के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, सो CSS ने काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। HTML वॉज नेवर इंटेंडेड टू कंटेन टैग्स फॉर फॉर्मेटिंग वेब पेज। तो HTML बेसिकली फॉर्मेट करने का ज़्यादा काम नहीं आता, हम ज़्यादातर CSS को यूज़ कर सकते हैं। HTML टैग्स तो बस कंटेंट को आपको मैनेज करने के काम में आ गया कि आपने कौन कौन से कंटेंट को क्या क्या या कहाँ कहाँ लिखा है। दैट्स ऑल। सिंटैक्स ऑफ CSS के बारे में बात करते हैं। तो इसको लिखने से पहले मैं बताता हूँ CSS को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहली हो जाती है हमारे पास इनलाइन CSS। ठीक है, तो इनलाइन CSS में हमारे पास क्या होता है, जब हम कंटेंट को हमारे HTML टैग के अंदर स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करके लिखते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। और बाकी दो तरीके होती हैं। आई थिंक कि तुम्हें याद होगा कि हमने HTML के लेक्चर्स में भी इनको ऑलरेडी कवर किया था। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो हम ऑलरेडी इनलाइन वाली को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बाकी दो बची हुई को हम ढंग से एक्सप्लोर करते हैं अब इन सारे CSS के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है CSS का सिंटेक्स। तो हमारे पास एक होता है सेलेक्टर, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट देके उस सेलेक्टर के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू। ठीक है, और अगर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी है तो हम उसको सेमी कॉलन के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप डीपली समझेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के अवेलेबल है। एक होगा हमारे पास सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, जिसके अंदर जैसे एलिमेंट्स लाइक नेम हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारे पास कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंड ऑल। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें तीन वो बताए थे कि किस तरीके से हम CSS को लिख सकते हैं। तो पहला मैंने तुम्हें बता दिया इनलाइन, दूसरा कौन सा है? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। आप बोल रहे हो कुछ? नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही हेलो। है? अब आ गई तुम्हारी आवाज़। हेलो। हाँ, अब आ रही है।
हाँ आ रही है, शायद ऊपर से पता नहीं कहीं से म्यूट हो गया था। ठीक है। ठीक है, हाँ कितने तरह के थे? इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। ठीक है, तो इंटरनल के बारे में हम समझेंगे डीपली आज, ठीक है, और दूसरा हम समझेंगे एक्सटर्नल। तो इनलाइन हम ऑलरेडी देख चुके थे, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में समझेंगे। तो इंटरनल जो है वो बेसिकली हमारे पास ये रहता है कि हम जो हेड वाला टैग है, HTML का हेड वाला टैग है, उसके अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड करके, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग हो गया, और इसके अंदर हम यहाँ पे CSS को लिखते हैं। एक्सटर्नल क्या हो गया, हम एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे, सपोज कुछ भी नाम रख लिया, सपोज XYZ.CSS। बस ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पे .css एक एक्सटेंशन हमेशा आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप CSS की कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या कंटेंट लिखोगे, जो आपने स्टाइल टैग के अंदर कंटेंट लिखा था, जिस जिस भी सिंटेक्स में स्टाइल टैग के अंदर कंटेंट लिखा था, उसी सिंटेक्स में सिर्फ आपको कंटेंट ये वाला जो है, वही सिंटेक्स में कंटेंट आपको इस वाली फाइल के अंदर लिखना है और यहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारे ठीक है। पास, इंटरनल और एक्सटर्नल, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी इनका सिंटेक्स वाइज ये बिल्कुल सेम है, मतलब सेव करने का मतलब यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। एक्सटर्नल में क्या होगा कि आपने कोई फाइल बनाई, अब उस फाइल को आप अपने HTML का जो पेज है उसमें आप करोगे इम्पोर्ट। तो कैसे करोगे इम्पोर्ट, हम लिंक वाला टैग यूज़ करते हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। उसमें हम डालते हैं रिलेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, तुम लिख दोगे यार ये स्टाइल शीट है। उसके बाद आप यहाँ पे सोर्स या फिर जो URL वाला जो पाथ होता है ना, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो इन दी हेड टैग ऑफ दी HTML डॉक्यूमेंट। समझ आया? ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका सिंटेक्स समझा दूं कि कैसे हम लिखते हैं। इनलाइन का तुम ऑलरेडी सिंटेक्स जानते ही हो, कैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे टैग हम कोई सा भी डालते हैं, सपोज हमने H1 टैग डाला और हमने यहाँ पे मेंशन किया स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर हम ये कॉमा डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं, जैसे कलर, फिर सेमी कॉलन, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं रेड, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इंटरनल को लिखने का प्रोसेस क्या रहता है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। जैसे कि आपने H1 यूज़ किया है तो आप यहाँ पे सेलेक्टर का नाम लिखो H1, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक करली ब्रैकेट को ओपन करो और यहाँ पे करली ब्रैकेट को क्लोज करो। ये सब हम स्टाइल टैग के अंदर में लिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे कलर रेड दिया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है क्या, कलर रेड, और ये आपको इस तरीके से सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। जैसे कि हम इसमें करते हैं मल्टीपल अगर आइटम डालते हैं सेमी कॉलन नंबर यहाँ पे लगाते हैं ना, वैसे सिमिलरली आपको सेमी कॉलन लगाना है। दैट्स ऑल, बस यही फॉर्मेट है। इसको हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्टर कह रहे हैं कि भाई किस वाले एलिमेंट पे आपने CSS को लगाया है, दिस इज़ नोन एज सेलेक्टर, दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझो कि सिंपल सेलेक्टर हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्टर बेस्ड ऑन नेम, चाहे तो आप नाम यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी हम जानते हैं कि हर एक HTML टैग के पास नेम होता है, ID होती है और एक क्लास होती है। ID इज़ रिप्रेजेंटेड, सपोज यहाँ पे हमने दो चीज़ें और ऐड कर दी। अब आप H1 के नाम से कॉल करने की बजाय यहाँ पे आपने एक टैग ऐड किया जिसमें आपने डाला ID, जिसको आप कह रहे हो कि ID1, ये आपने ID दे रखी है। सिमिलरली आप नेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपने नाम दे दिया, क्लास यूज़ कर सकते हो। जो पॉपुलरली यूज़ रहते हैं वो हमारे पास रहते हैं क्लास होगी और हो गया हमारे पास ID, ठीक है। क्लास का ठीक है। ID का यूज़ होता है हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक टैग को, और क्लास का मतलब होता है हम एक तरह से टेम्पलेट या फिर जो कॉमन चीज़ें यूज़ हो रही हैं बाय मल्टीपल टैग्स, तो उसको हम क्लास के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज आप यहाँ पे ठीक है। इसकी जगह H1 की जगह ID यूज़ करते हैं तो आप कैसे मेंशन करते हैं, आप डालते हैं हैशटैग वाला सिंबल और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं ID1, ठीक है। और अगर आप क्लास यूज़ करना चाहते हो
इस क्लास का नाम सपोज आपने दे दिया CID, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे डॉट का सिंबल और फिर यहाँ पे लिख दोगे CID, और फिर यही आपका सिंटेक्स रह जाएगा। समझ गए? ठीक है। डॉट को बेसिकली हम जो जनरल टर्म्स है उसको तो डॉट कहते हैं, बट इसका एक्चुअल में नाम होता है पीरियड, ठीक है। सो डॉट नहीं कहते, पीरियड कहते ठीक है। हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ कर रहे हो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। इसके लिए आप कह रहे हो सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। दो एलिमेंट्स एक तरह से पेरेंट और एक चाइल्ड हैं, उनके बीच में स्पेसिफिक रिलेशन हो गया हमारे पास। सूडो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट, ठीक है। देन सूडो एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, ठीक है। तो इन सबको हम आगे आने वाली चीज़ों में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गया कि किस तरीके से हमने CSS को यूज़ किया है। ये हम स्टाइल टैग के अंदर डाल के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये P पे लगेगा तो P पे सब पे इसमें अप्लाई होगी। CSS ID सेलेक्टर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एंड दिस इज नोन एज दी CSS क्लास सेलेक्टर। अब एक ये वाला एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या रखा है कि P.center। P.center का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ऐसा पैराग्राफ टैग जिसके पास डॉट सेंटर नाम की, मतलब सेंटर नाम की क्लास है, सिर्फ आप उसी वाले टैग पे लगाइए। तो अब यहाँ पे कौन सा वाला है, यहाँ पे आपको P टैग दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको क्लास दिख रही होगी सेंटर। आपने इसको रन ठीक किया है। और फिर हमें ये लिखने को मिल गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे विदाउट क्लास वाले टैग को बनाता हूँ। अब आपको दिख रही है कि हमने सिंपल P पे अप्लाई नहीं किया, पैराग्राफ टैग जिसके पास सेंटर नाम की क्लास है उस पर अप्लाई किया, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर आप मल्टीपल क्लासेस देना चाहते हो, जैसे आपने क्या किया, पैराग्राफ टैग जिसके पास सेंटर क्लास हो और पैराग्राफ टैग जिसके पास लार्ज क्लास हो, तो इसके पास सेंटर क्लास थी तो सेंटर क्लास में हम सिर्फ रेड वाला लग गया और सेंटर लग गया, ठीक है। इसके पास भी सेंटर क्लास थी तो इसमें भी हमारे पास ये वाला लग गया, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास H1 है तो उसमें नहीं लगेगा, P में लगेगा हमारे पास जिस पे सेंटर क्लास है, तो ये यहाँ पे लग गया। ठीक है। और दूसरी इस पे दो क्लासेस हमने लगाई थी P पे, तो एक तो लार्ज वाली एक सेंटर वाली, तो पैराग्राफ जिसके पास सेंटर और लार्ज दोनों हैं तो उसमें हमने ये दोनों स्टाइल्स को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दो क्लास भी दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटेड बाय स्पेस। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपने जितने भी टैग्स यूज़ करे हैं सब पे ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को। जैसे कि आपने यहाँ पे डाल दिया स्टार और फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई सेंटर में होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए, तो सभी के सभी टैग्स H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन सभी पे ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो थी ये सब अप्लाई हो गई है, ठीक है। ठीक है। CSS ग्रुपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी लिखी और तीनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है। दो मतलब तीनों को हम H1, H2 और पैराग्राफ टैग को तीनों सेम सी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको इंडिविजुअली ऐसे बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इन तीनों को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप कैसे करते हैं, ग्रुप हम करते हैं विद दी हेल्प ऑफ कॉमास, ठीक है। कि H1, H2, P पे आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ को लगा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है और ये तीनों के तीनों पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे सेलेक्टर्स को पढ़ लिया है। तो ये हमने 3 ऑलरेडी देख लिया, मैंने आपको समझा दिया है। एक्सटर्नल के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया था कि किस तरीके से हम .css फाइल बनाएंगे। ये आपको दिख रहा है माई स्टाइल्स और CSS, उसमें आपने ये CSS को लिखा है। बॉडी टैग पे भी हम अदर मतलब CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसको हमने कैसे डाला है, यहाँ पे हमने लिंक रिलेशन और यहाँ पे आपने स्टाइल शीट मेंशन कर दिया कि भाई ये स्टाइल शीट है ये, और इस स्टाइल शीट का आपने href में यहाँ पे लिंक डाल दिया
कि मतलब अगर आपके लोकल में पड़ा है, उसी फोल्डर में पड़ा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नाम यूज़ करो, वरना आप एक पर्टिकुलर यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनल सीएसएस, इसी के अंदर स्टाइल हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल्स को प्रोवाइड कर दिया है, और इनलाइन सीएसएस तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो। ठीक है। मल्टीपल स्टाइल शीट्स, इसको हम देखें। अगर आपके पास मोर देन 2 स्टाइल शीट्स है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना। अगर आपके पास मोर देन 2 स्टाइल शीट्स हैं, या फिर आपके पास आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टाइल शीट्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस के लिखने को तरीके को यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी तरीका सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है वही आपका फाइनल सीएसएस होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, ये आपको दिख रहा है। पहले मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मैंने रन किया, जो हेडिंग का कलर था वो था ब्लू। अब ये आ कहाँ से रहा था? ये हमारे पास यहाँ से आ रहा था। ठीक है, ठीक है, जो हमने ठीक है। स्टाइल शीट यूज़ करी है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट में हमने यहाँ पे सीएसएस कुछ ऐड कर दी स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है। अब रन किया, अब ये हो गया ऑरेंज। ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों? मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है कि जो कंपाइलर है, या फिर समझ लो ब्राउज़र है, वो आपकी HTML को कैसे रीड करता है, वो फ्रॉम टॉप टू डाउन रीड करता है। तो उसने पहले ये देखा, आपने कहा कि यार इस वाली स्टाइल शीट ये इसको कह रही है, बॉडी को या फिर H1 टैग को कह रही है कि इस पर आप ब्लू कलर लगाइए। फिर आपने दोबारा रीड किया, यहाँ पे आए, क्योंकि टॉप से डाउन गए, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको ऑरेंज की तरह रीड करिए। तो फाइनल कलर क्या हुआ हमारे पास? ऑरेंज। तो इसने फाइनली इसको ऑरेंज की तरह रीड किया। ठीक है। अगर सपोज़ मैं इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगा देता, तो अब कौन सा कलर आता मुझे बताओ? ब्लू जो पुराना था। ब्लू आएगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास तरीका। और एक चीज़ मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ। अब तुमने यहाँ पे सपोज ब्लू लगा दिया, अब पर मैंने यहाँ पे स्टाइल नाम का एक टैग दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कलर, क्या मेंशन कर रहा हूँ मैं? रेड मेंशन कर रहा हूँ। अब बताओ कौन सा कलर आएगा? अब रेड आएगा, क्योंकि टॉप टू डाउन में जो है लास्ट में यही आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना? बस, तो यही ठीक। कॉन्सेप्ट था हमारे पास, रेड कलर ही देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑर्डर, हम इसको कहते हैं। ठीक है। कमेंट्स लिखने हैं आपको सीएसएस के अंदर, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, /*, फिर आपने कमेंट लिखा, फिर से यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। किसी भी आप उसके बाद लिख सकते हैं, कलर के बाद, मतलब अपने कोई सी प्रॉपर्टी के मेंशन किया, उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। कलर नाम की प्रॉपर्टी, ये हमने HTML में ऑलरेडी डीपली इसको कवर किया हुआ है, तो वही सेम है। ठीक है। कलर में हमने RGB देखा था, हेक्स देखा था, HSL देखा था। अगर आपको नहीं याद तो HTML वाला जो फर्स्ट लेक्चर था, शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने इसको कवर किया था डीपली। ठीक है। तो उसको चेकआउट कर लेना दोबारा से। नेक्स्ट बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है एक CSS में। तो बैकग्राउंड डिफरेंट तरह के, बैकग्राउंड के पास थोड़ी और उनको सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन। ठीक है। और बैकग्राउंड का एक शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड क्या होता है कि उसमें आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को जो भी आपने यूज़ करी हैं उसको एक बार में लिख सकते हो। इसको हम डीपली समझते हैं एक बार। जैसे कि हो गया हमारे पास CSS का बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? लाइट ब्लू हो गया। ठीक है। ये आई थिंक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। इसमें कलर में आप तीनों तरह की, RGB हो गया, चाहे हेक्स कोड हो गया, चाहे HSL हो गया, उन तीनों का तरीके का आप कोड यहाँ पे दे सकते हो, कलर कोड। नेक्स्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं। मतलब कि ओपेसिटी क्या होता है कि कलर थोड़ा लाइट हो जाए, बहुत कम हो जाए, थोड़ा सा रिमूव हो जाए। ठीक है। ये कितना डार्क चाहिए एक तरह से, तो उसके लिए तुम ओपेसिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे तुमने बैकग्राउंड कलर लिखा ग्रीन, और उसकी ओपेसिटी तुमने डाल दी 0.3। ओपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है 0। 0 का मतलब क्या हो गया? एक तरह से ट्रांसपेरेंट, मतलब वो खाली हो गया एक तरह से। और 1 का मतलब क्या हो गया? पूरा एकदम 100% ओपेसिटी। ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में आपकी यहाँ पे वैल्यू रहेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 0.1 के लिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, 0.3 के लिए ये दिख रहा है, 0.6 के लिए आपको ये दिख रहा है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यूजिंग, अगर आप RGB कलर की वैल्यू यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली एक उसका RGB का एक फंक्शन होता है,
तो फंक्शन के अंदर आप 3 वैल्यू डालते हो, मैंने तुम्हें बताया था, रेड डालते हो तुम, रेड का कितना तुम्हें अमाउंट लेना है फ्रॉम 0 to 255, जी का डालते हो, बी का डालते हो, फिर उसके बाद तुम ए डालते हो। ए होता है हमारे पास, क्या होता है, ए इज़ कॉल्ड कि आप ट्रांसपेरेंसी का एक पैरामीटर डाल रहे हैं जिसको आप ओपेसिटी या फिर अल्फा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने डाला ठीक है। 0.3। अब इससे क्या हुआ कि कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे जीरो डाल, यहाँ पे कुछ नहीं डाला आपने, यहाँ पे आपने डाल दी इसकी ओपेसिटी या फिर अल्फा वैल्यू 0.1, ये 0.3 हो गया, 0.6। 0.1 का मतलब हो गया कि 10% ओपेसिटी रखें, 0.3 का मतलब 30%, 0.6 का मतलब 60% ओपेसिटी, और कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ओपेसिटी इज इक्वल टू 1 आपकी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये फोर्थ ठीक है। पैरामीटर का थ्रू काम हो जाएगा। बैकग्राउंड इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप URL नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें कि आप कोई सा भी URL या फिर अगर आपके वहीं पे पड़ा हुआ है तो आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज हमने लगा दी है, ठीक है। अब सपोज एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि जो बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा ना वो मुझे थोड़ा लाइट रहेगा इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा कलर यूज़ कर लिया और कुछ टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड दी बैड, मतलब कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड रिपीट के बारे में। अगर आपकी इमेज का साइज़ छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट होने लग जाएगी, जैसे कि आपको दिख रही है इस तरीके से, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज आपकी विड्थ तो सही है पर हाइट आपकी छोटी रहेगी इमेज की, तो ऑटोमेटिकली रिपीट होना चालू हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पैरामीटर डाला रिपीट एक्स। तो इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा था प्रीवियस वाली इमेज में कि ये एक्स में अगर छोटी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक्स में रिपीट होना चालू हो जाए, और अगर वाई में छोटी पड़ गई, वाई का मतलब क्या हो गया, अगर हाइट में छोटी पड़ गई तो ये हाइट में रिपीट होना चालू हो जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमें कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो काफ़ी बड़ी है एक्स की डायरेक्शन में, बट हाइट में काफ़ी छोटी है, तो ऑटोमेटिकली ये बार बार वाई डायरेक्शन में रिपीट होने लग गई, ठीक है। तुम जानते हो ठीक एक्स है। एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो अगर मुझे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि बैकग्राउंड इमेज अगर रिपीट हो रही है तो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में रिपीट हुए, तो उसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ रिपीट एक्स, तो सिर्फ एक्स में ही रिपीट होगी। अब ये देख रहा हो तुम्हें, एक्स में अगर छोटी पड़ेगी तो रिपीट होगी, वाई में अब रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है CSS की प्रॉपर्टी नो रिपीट नाम से। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार आएगी सिर्फ और रिपीट नहीं होगी। जैसे कि आपको ये पेड़ की इमेज दिख रही है, इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही बार आ रही है। अब ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नो रिपीट हटा दूँ तो ये आपको इमेज देखो होगी काफ़ी बार रिपीट, ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में नो रिपीट का। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन के बारे में। बैकग्राउंड में आप पोजीशन दे सकते हैं कि भाई बैकग्राउंड जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे दिखे। तो जैसे आपने मेंशन किया हुआ है राइट में टॉप पे, से कौन सा पोर्शन हो गया, ये राइट हो गया, ये आपका टॉप हो गया। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता लेफ्ट में टॉप पे, तो लेफ्ट में टॉप पे आया था वो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक हो गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में, ठीक है। तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको जो आपने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करी है वो कहाँ पे फिक्स रहनी चाहिए या फिर कहाँ पे अटैच रहनी चाहिए, एक तरह से किस तरीके से अटैच रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अटैचमेंट की एक वैल्यू होती है हमारे पास फिक्स्ड। तो फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, ये अभी मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स दिया है। तो ये जो आपकी इमेज दिख रही है ये यहीं की यहीं रहेगी, चाहे बैकग्राउंड कितना ही, मतलब चाहे हम कितना ही स्क्रॉल कर लें। ये मैंने इसको स्क्रॉल किया तो ये अब यहाँ पे फिक्स के फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अटैचमेंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी मैंने स्क्रॉल, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जो इमेज है ये भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो एग्जांपल में ये ऊपर जा रही है स्क्रॉल करने पे, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी की, दैट इज इक्वल्स टू स्क्रॉल। स्क्रॉल। अब बात करते हैं तो शॉर्ट आसान हैंड आसान चीज है ये। क्या कह रहे हो? ये छोटी मोटी चीजें हैं, आसान आसान सी, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही समझने में। हाँ, बस एक बार पता होना चाहिए कि ये सब एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इट्स फॉर जस्ट फॉर वन टाइम, ठीक है।
ठीक है। ज़्यादातर लोग बैकग्राउंड का ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है इसमें कि हम मल्टीपल चीज़ें एक बार मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन सी? बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट और पोजीशन। तो आप यहाँ पे एक ही बार में मेंशन कर सकते हो, एक ही सिंगल लाइन में। आपने प्रॉपर्टी लिखी सिर्फ बैकग्राउंड, उसमें आपने लिख दिया ऐसे कलर डाल दिया पहले, फिर यूआरएल डाल दिया, फिर रिपीट है या नहीं है आपने डाल दिया, नो रिपीट, और पोजीशन आपने मेंशन कर दी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सही हैंड। है। समझ गए? शॉर्ट हैंड। दैट्स ऑल। बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, ये आपको बॉर्डर्स आ जाते हैं। तो बॉर्डर हमारे पास स्टाइल्स हो सकती है, बॉर्डर के अंदर हमारे पास बॉर्डर स्टाइल हम मेंशन कर सकते हैं। तो एक होता है हमारे पास डॉटेड, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये डॉटेड डॉटेड वाला हो गया। कहाँ गया? मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे है। ये डॉटेड हो गया, ये डैश की फॉर्म में हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये डबल बॉर्डर हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। नो बॉर्डर भी होता है हमारे पास, ठीक है। हिडन बॉर्डर भी होता है हमारे पास। मिक्स बॉर्डर भी आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ऊपर वाला जो टॉप वाला होना चाहिए वो डॉटेड होना चाहिए, राइट वाला डैश की फॉर्म में, नीचे वाला जो बॉटम वाला है वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आपकी होगी डॉट बॉर्डर स्टाइल वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू डॉटेड, डैश, सॉलिड और ये सब चीज़ें। इसमें ये वाली याद रखना, बॉर्डर स्टाइल हम काफ़ी बार नन भी देते हैं। नन वाला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि हम चाहते हैं कि यार डायरेक्टली बस कलर डाल दें और कलर से पता चल जाए। बॉर्डर हम देना नहीं चाहते कभी कभी, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट बात करते हैं विड्थ के बारे में कि बॉर्डर की मोटाई कितनी है। तो उसमें हम बॉर्डर विड्थ नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उसमें हम मेंशन कर सकते हैं जैसे 5 पिक्सल हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। या तो आप यहाँ पे पिक्सल की फॉर्म में मेंशन करो, या फिर आप 3 और पहले से ही डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मीडियम लिख दो, ऑटोमेटिकली वो एक पर्टिकुलर मीडियम विड्थ जो होगी उन्होंने सेट कर रखी होगी, उसके हिसाब से वो मीडियम में हो जाएगा। थिक लिख दोगे तो मोटा हो जाएगा, इस तरीके से ना। तो ये आप 3 ऑटोमेटिकली या फिर पहले से डिफाइंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अलग अलग तरीके से मेंशन करना चाहते हो तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि भाई ऊपर वाला कितना विड्थ का होना चाहिए, नीचे वाला, साइड वाला, इस तरीके से ना। तो ये शॉर्ट हैंड हो गया फॉर बॉर्डर विड्थ। इसमें से पहला वाला जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा टॉप को, दूसरा वाला जो होगा वो राइट को, ठीक है। नीचे वाला ये बॉटम को, 4 पिक्सल वाला बॉटम को, और ये फोर्थ वाला जो है ये राइट को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ठीक है, ठीक है। लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप सिर्फ 2 देते हो, 2 दोगे तो उस केस में आपका ये जो 2 प्रॉपर्टी होगी ना, जैसे टॉप और बॉटम वाली, ठीक है, इसमें आप ऐसे नहीं होगा कि ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई टॉप और राइट को। अगर आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दोगे तो पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा टॉप और बॉटम को, और दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास जो दोनों के दोनों साइड हैं, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट, उनको, ठीक है। ठीक है, एकदम ठीक है। कलर के बारे में बात कर लेते हैं। कलर आप दे सकते हो बॉर्डर कलर, जैसे ग्रीन दे दिया या कुछ भी दे दिया, उस तरीके से आप कलर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चारों ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाले जो बॉर्डर हैं उनको अलग अलग वैल्यू देना चाहते हो तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। तो सेम केस, दिस इज़ फॉर दी टॉप, दिस इज़ फॉर दी राइट, दिस इज़ फॉर दी बॉटम एंड दिस इज़ फॉर दी लेफ्ट, ठीक है। कलर के अंदर आप हेक्स वैल्यू भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ सिंगल वैल्यू मेंशन करोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे के पूरे जो चारों बॉर्डर हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सब पे लग जाएगा, ठीक है। RGB वैल्यू की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो, HSL की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हो कलर को। नेक्स्ट बात करते हैं साइड्स के बारे में। तो आप स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर बॉर्डर की साइड्स पे भी कलर दे सकते हो या फिर उसकी स्टाइल्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर टॉप स्टाइल, टॉप का स्टाइल हमारे पास होना चाहिए डॉटेड, राइट का स्टाइल होना चाहिए हमारे पास सॉलिड, इस तरीके से ना। चारों को चारों टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को आप अलग अलग स्टाइल्स में बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है। बॉर्डर की शॉर्ट हैंड जो होती है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर है, इसको तो तुम्हें याद रखना ही चाहिए। पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। जनरली लोग 1 या 2 पिक्सल ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल कि भाई बॉर्डर सॉलिड है, डॉटेड है, इस तरीके से। और लास्ट हम मेंशन करते हैं बॉर्डर का कलर। तो ये एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैंड है, ये बहुत जगह यूज़ भी होता है, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। बात करते हैं बॉर्डर रेडियस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आप जनरली क्या यूज़ करते हो, दो ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, एक तो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड और बॉर्डर का रेडियस, यही 2 मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस में क्या होगा कि जो आपका ये अभी एकदम कोने जो दिख रहे हैं ना, कोने एकदम स्क्वायर की फॉर्म में है, ये पॉइंटेड कोने हैं ये, तो इनको आप राउंडेड कोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 पिक्सल लिख दोगे तो 5 पिक्सल का रेडियस, एक तरह से बॉर्डर रेडियस आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा हर एक वर्टेक्स पे।
नेक्स्ट बात करते हैं CSS की मार्जिन के बारे में। तो मैंने तुम्हें पहले ही मार्जिन और पैडिंग के बारे में ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो मार्जिन क्या होती है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया मार्जिन 70 पिक्सल। तो जो भी इसका बॉक्स था, ठीक है, जो भी इसका बॉक्स था उसमें जो कंटेंट है, जैसे ये हमारे पास CSS का जो कंटेंट है वो वाला बॉक्स है, ठीक है। और तो ये क्या करेगा बेसिकली, इनके जो बाहर जितनी भी एक्चुअल बॉर्डर्स हैं, जैसे कि ये आपका पेज है और ये आपने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 70 पिक्सल रहेगा, यहाँ से यहाँ का 70 पिक्सल रहेगा। अगर कुछ नीचे कंटेंट भी होता है तो उन इसका और उन दोनों का 70 पिक्सल रहेगा, और इन यहाँ से भी 70 पिक्सल रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से, राइट से, बॉटम से और लेफ़्ट से हमारे पास 70 पिक्सल का जो मार्जिन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस बताया था अपने HTML के लेक्चर्स में, तो वो चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो। टाइम स्टैम्प ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, सपोज़ आपने एक ये बनाया, ठीक है, और दूसरा सपोज़ ये आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और ये भी आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो दोनों के दोनों होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो कम्प्लीटली, हमारे पास जितना वेब पेज होता है उतनी विड्थ हमारे पास कम्प्लीटली कवर होती है, ठीक है। 100% विड्थ के होते हैं सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है। तुम्हें ऑलरेडी आई थिंक याद होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हम इन्हें कहते हैं, HTML में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। तो अब सपोज तुमने इस वाले पैराग्राफ टैग को मार्जिन दे रखी है कि भाई 20 पिक्सल। इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज आपके ऊपर यहाँ पे कोई कंटेंट था, राइट में कोई कंटेंट था, सॉरी लेफ्ट में कोई कंटेंट था, तो यहाँ से आपको 20 पिक्सल का गैप मिल जाएगा, यहाँ से और नीचे से, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे जिसके नीचे जो टैग आ रहा है इसको आपने दे रखी है, अब मार्जिन दे रखी है 40 पिक्सल, ठीक है। तो इसको यहाँ से 40 मिल जाएगा, इसको यहाँ से 40 मिल जाएगा, यहाँ से 40, और यहाँ से इसके ऊपर वाला 40। तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार मैंने जो है इस वाली डंडी को छोटा बनाया है, इस वाली डंडी को बड़ा बनाया है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस वाले कॉन्सेप्ट में है, दैट इज़ कॉल्ड दी मार्जिन कोलैप्स। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि सपोज आपने दो एलिमेंट हैं जिनके पास दोनों के पास बॉर्डर है, अब ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वाली मार्जिन होगी वही अप्लाई होगी, छोटी वाली रिजेक्ट कर दी जाएगी। इट मीन्स दैट वी आर टेकिंग द मैक्सिमम ऑफ दीज टू मार्जिन्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी है 40, तो इनके बीच में फाइनल डिस्टेंस क्या रहेगा 40, ना कि 40 प्लस 20 जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रहेगा। दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्जिन कोलैप्स। ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ टॉप और बॉटम वाले केस में ही होता है। ये नहीं होगा कि आपने राइट में कुछ यहाँ पे कुछ मेंशन किया और यहाँ पे तुम एक और बना रहे हो तो इन दोनों का मैक्सिमम नहीं दिया जाएगा। अगर आपने राइट और लेफ्ट में लगाया है एलिमेंट्स और उनमें मार्जिन प्रोवाइड करी है तो दोनों की मार्जिन प्लस ही होगी, समझ रहे हो। सिर्फ टॉप एंड बॉटम, टॉप मतलब इसके लिए टॉप हो गया और इसके लिए बॉटम हो गया, सिर्फ इन्हीं केसेस में हमारे पास मार्जिन कोलैप्स का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम ये देख ही लो एक बार, ऐसे 20 पिक्सल था इसमें, H2 ये रहा 20 पिक्सल, ये कह रहा है कि मेरे को डिस्टेंस जो चाहिए वो 20 चाहिए, ठीक है। H1 कह रहा है कि मुझे जो डिस्टेंस है वो चाहिए 50 फ्रॉम बॉटम, इसने क्या रखा है मुझे टॉप से 20। अब दोनों का मैक्सिमम कितना है 50 है, तो हमारे पास 50 फाइनली 50 ही डिस्टेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेल पैडिंग के बारे में। पैडिंग मैंने ऑलरेडी बताया था कि जैसे तुम्हारा ये कंटेंट है और ये तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें कि पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है। तो पैडिंग अगर तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे जो कंटेंट है उसको बॉर्डर से, अपने बॉर्डर से कितना 70 पिक्सल का गैप मिल जाएगा फ्रॉम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। राइट में तो क्योंकि तुम्हारा कंटेंट ही कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही रहेगा स्पेस क्योंकि 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है। बट तुम्हें यहाँ पे टॉप, बॉटम और राइट से, लेफ्ट से सॉरी, तुम्हें 70 पिक्सल का डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। अगर तुम स्पेसिफिकली पैडिंग ऐड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे कि टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे वैल्यूज़ को भी एंटर कर सकते हो। वरना अगर तुम्हें चारों को अलग से सेट करना है तो तुम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ एक ही सेट करते हो 25 पिक्सल, तो वो ऑटोमेटिकली चारों पे जाके लग जाएगी। समझ गए? ठीक है, आ गया। इस तरीके से अगर तुमने सपोज 3 प्रॉपर्टी मतलब दी है इनको, तो वो पहली वाली लगेगी टॉप के लिए, दूसरी वाली जो होगी वो राइट एंड लेफ्ट के लिए होगी, और तीसरी वाली जो होगी वो बॉटम के लिए होगी। सही है। ठीक है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ढंग से समझो एक बार। ठीक है, अगर तुमने किसी एलिमेंट को पैडिंग दी है और विड्थ दी है, ठीक है, पैडिंग भी दी है और विड्थ भी दी है। पहले आप ये वाला एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे एक डिव बनाया है जिसमें कि हमने क्लास ex1 को यूज़ किया है। तो क्लास ex1 हमारे पास ये है। तो इसमें क्या है कि हमने विड्थ दी है, मतलब कि जो इसकी जो विड्थ होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो कितनी होनी चाहिए, 300 पिक्सल होनी चाहिए। समझिए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें 300 पिक्सल की विड्थ देखने को मिल रही है। हमने एक और एलिमेंट बनाया और उसके अंदर यहाँ पे विड्थ मेंशन करी 300 पिक्सल, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे पैडिंग मेंशन कर दी। तो पैडिंग ने क्या किया, यहाँ पे इसका जो ये बॉर्डर था, ठीक है, इनिशियली वो कितना था, इतना था 300 पिक्सल के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें कहा कि 300 पिक्सल का बनाओ, तो तुमने 300 पिक्सल का ये बना दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक और बनाओ जिसकी पिक्सल दो 300, तो तुमने यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे 300 पिक्सल की बना दी। फिर उसके बाद तुमने एक प्रॉपर्टी और मेंशन कर दी कि भैया इसमें मुझे पैडिंग भी चाहिए, कंटेंट पैडिंग चाहिए, जो कि चाहिए हमें 25 पिक्सल की। तो अब ये करेगा क्या, जो तुम्हारा कंटेंट है, सपोज ये तुमने यहाँ पे कंटेंट लिखा था, कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है, अभी तो तुम्हारा बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है। अब तुमने कहा मुझे 25 पिक्सल की पैडिंग चाहिए, तो हुआ क्या, हमने इसकी जो बॉर्डर है उसको और वाइडन कर दिया। कहाँ से, 25 पिक्सल फ्रॉम ऑल दी साइड्स। जैसे कि टॉप हो गया हमारे पास, राइट हो गया, बॉटम हो गया, और यहाँ से लेफ्ट हो गया। तो अब तुम्हारा जो बॉर्डर है वो कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया। समझे कॉन्सेप्ट? तो ओवरऑल अगर मैं तुमसे विड्थ पूछूं तो कितनी ठीक होगी है। यहाँ पे, 300 पिक्सल प्लस 25 प्लस 25, तो 350 पिक्सल की विड्थ हो गई। ठीक ठीक है। है, तो ये एक थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि एक ट्रिकी पॉइंट है, जहाँ पे तुम लगोगे यार यार मैंने तो यार विड्थ तो 300 पिक्सल सेट करी हुई है, पर ये बड़ा क्यों दिख रहा है मुझे, तो वो इस वजह से बड़ा दिख रहा है क्योंकि तुमने उसके अंदर पैडिंग दे दी। समझ रहे हो, कंटेंट के अंदर। ठीक है। तो हाँ। यही तुम्हें कॉन्सेप्ट वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल तुम्हारे पास जो विड्थ हो जाएगी इसकी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 350 पिक्सल होगी। ठीक है, सही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार मैं चाहे पैडिंग भी दूँ तब भी मेरे पास जो बॉक्स की जो विड्थ रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 300 पिक्सल, तो उसके लिए एक बॉक्स साइजिंग नाम की प्रॉपर्टी आती है और उसको सेट कर सकते हो बॉक्स बॉर्डर के बराबर। ठीक है, कि मतलब कि आपका जो बॉक्स का साइज़ रहेगा वो जितना आपकी विड्थ है या फिर जितना आपका बॉर्डर है वो उतना ही रहेगा। इस केस में तो क्या हुआ था, हमारे पास बॉर्डर एक्सटेंड हो गए थे 25-25, दिख रहा है यहाँ पे। मैं तुम्हें क्या कहता, बॉर्डर एक्सटेंड हो जाएंगे 25-25-25-25। अब तुम कह रहे हो कि यार बॉर्डर जो है वो यहीं के यहीं रहना चाहिए और मुझे पैडिंग भी मिलनी चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये इस तरीके से पॉसिबल है, सपोज तुम यहाँ पे पहले एक लाइन लिख पा रहे थे, अब उसमें से तुमने एक वर्ड हटाया और उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया, तो अब तुम्हारे पास जो कंटेंट है वो इतना रह गया। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें 25 पिक्सल की पैडिंग भी मिल गई, और ये हो सकता है तो स्क्रॉलेबल भी बन जाए। ठीक है, समझिए नीचे से, बॉटम से इंक्रीज हाँ, होती है। स्क्रॉलेबल भी हो सकता है। अगर तुमने हाइट दी हो, सपोज तुमने हाइट भी मेंशन की हो, तो स्क्रॉलेबल बन जाएगा ऑटोमेटिकली ये। अगर हाइट नहीं दी हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा और तुम्हें अंदर का जो कंटेंट है उसको तुम्हें 25 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी और बाहर का जो बॉर्डर है वो 300 पिक्सल विड्थ का ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लो, किसे दिख रही है, अब ये इसके बराबर ही है, येलो वाले के बराबर ही है, मतलब विड्थ कितनी रही है हमारे पास, 300 पिक्सल रही। बस जो अंदर का कंटेंट था, अंदर का कंटेंट था वो अपने आप में एडजस्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया ऐसे। ठीक है, ठीक है। समझ आया? मैं इसको रिमूव करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया इस प्रॉपर्टी को, तो अब देखो यहाँ पे, देखा कंटेंट तुम्हारे यहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट एंड विड्थ के बारे में। तो हाइट हमारे पास हम अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि
ऑटो हो सकती है, ऑटो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जितना तुम्हारा कंटेंट है उस हिसाब से हो जाए हाइट, ठीक है। लेंथ की फॉर्म में जैसे कि पिक्सल या सेंटीमीटर की फॉर्म में उसको लेंथ दे सकते हो, परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हो, इनिशियल लिख सकते हो और इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। परसेंटेज की फॉर्म में क्या हो गया कि जो भी आपका बॉक्स है, जैसे कि आपने आपने ये बॉडी बनाई, सपोज ये आपका बॉडी टैग है, आपने पहला एलिमेंट लिया H1 और उसके अंदर आपने लिख दी कि भाई इसकी जो हाइट है वो मुझे चाहिए 20%। तो ये सपोज़ ये बॉडी जो है उसकी हाइट आपकी 100% थी, तो उसमें से जो 20% हाइट होगी, सपोज इतनी हाइट होगी, ये आपके H1 को दे दी जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि भाई हमने 100% में से 20% दे दी, तो हमने ये एक तरह से मेजर करने का तरीका हो गया हाइट को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी हाइट एंड दिस इज कॉल्ड दी विड्थ। ये तुम अब जान ही गए होगे इसको, ठीक है। अगर हम बात करूँ इनिशियल के बारे में, तो जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस पर सेट हो जाएगी। इनहेरिट में क्या होता है हमारे पास, जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट होगा उसकी इतनी हाइट है, उसके बराबर की इसको हाइट मिल जाएगी। इसका एग्जांपल चलो एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं विड्थ वाला, 50% मेंशन कर रखा है, जैसे दिख रहा है ये। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये लिया है और ये आपने डिव दिया है, तो डिव की आपने हाइट जो है वो रख दी 50%, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो हाइट है वो 50% आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। सॉरी, विड्थ आपकी 50% कर दिया आपने, हाइट नहीं विड्थ। तो ये आपकी विड्थ थी 100% टोटल, ठीक है। ये विड्थ आपकी 100% है, 100 में से आपने ठीक 50 है। निकाल दिया तो बचा कितना 50, तो इसकी विड्थ होगी हमारे पास 50 पिक्सल, ठीक है। हाइट आपने यहाँ पे 200 रखी है फिक्स, ठीक है। ये आपने कोई फिक्स वैल्यू दे दी, तो फिक्स वैल्यू से हमारे पास फिक्स ही इस तरीके से बन गया यहाँ पे कि भाई जो हाइट है वो 100 होगी, विड्थ होगी 500। सेटिंग द मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसमें हम बताते हैं कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी विड्थ होनी चाहिए कितनी। सपोज 100 पिक्सल तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे कि ये देखो, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ रहेगी वो रहेगी हमारे पास 100 पिक्सल, समझ गए। सॉरी, क्या पे हाइट हमने 100 पिक्सल दी है, मैक्सिमम विड्थ हमने दी है 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल के बराबर हमारे पास यहाँ पे इसकी हाइट रहेगी, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट। अगर आपके पास कंटेंट जो है वो उससे छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका जो व्यूइंग एरिया है, जैसे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर दिख रहा है ये, तो ये हमारे पास व्यूइंग एरिया है कि भैया ये विड्थ है और ये हमारे पास सपोज इसकी हाइट है, ठीक है, या फिर ये हाइट है या विड्थ है, जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा कि भाई किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तुम देख सकते हो। बट इन द सेंस कि जैसे मैं इसका कंटेंट एरिया को छोटा करता हूँ, अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये तुम्हारा 478 में कन्वर्ट हो गया, ये मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो हाइट मेरे पास उतने की उतनी है, दैट इज़ की 533, और ये हमारे पास हो गया इसकी विड्थ, तो विड्थ मैं इसे कम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, जितना ये कंटेंट एरिया था उतने के उतना अप्लाई कर लिया, क्योंकि विड्थ हमारे पास कितनी है अभी, विड्थ कितनी हुई है 358 दी हुई है, और मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो तुम्हारी 500 हो सकती है, ठीक है। अभी 358 500 से कम है, तो इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लगा है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ा दूँ, अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने विड्थ बढ़ाई, ये भी हुई है 489, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही 500 पहुँचा तो ये ऑटोमेटिकली यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि इसके साथ एक्सटेंड हुआ, समझ गए। ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी 500 रह गई, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम। बॉक्स मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैंने तुम्हें बताया था कि मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट, ये चार तुम्हारे पास चीज़ें होती हैं। मैंने तुम्हें इसको इंडिविजुअली समझा दिया था, अब इसको एक फ्रेम में समझो। इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा कंटेंट, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर और जो उसके बाद जो बाहर वाला नेक्स्ट कंटेंट है, या फिर जो भी उसका आउटर डिव है, जो भी उसका आउटर कंटेनर है, उनसे अगर हमें डिस्टेंस चाहिए इस पर्टिकुलर कंटेनर का, तो उसमें हम उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मार्जिन, क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, द मार्जिन इज ट्रांसपेरेंट। मार्जिन वहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहती है, बॉर्डर में आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हो, ठीक है। बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड द कंटेंट, ठीक है। पैडिंग का मतलब होता है क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तुम्हारे शोर बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है।
हाँ, और जैसे तुमने यहाँ पे एग्जांपल लो, अब तुमने सपोज यहाँ पे विड्थ दी है, विड्थ दी है कितनी, 320। उसके बाद तुमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट में तुमने पैडिंग ऐड कर दी 20 पिक्सल की। फिर उसके बाद तुमने लेफ्ट और राइट में बॉर्डर ऐड कर दी, इसकी जो विड्थ है, बॉर्डर की जो मोटाई है, वो तुम्हारी होगी कितनी, 10 पिक्सल। उसके बाद तुमने मार्जिन दिया है कितनी, 0। तो ओवरऑल तुम्हारे पास कितना हो गया, 350 पिक्सल की तुम्हारी इसकी विड्थ जो है वो देखने को मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड दी टोटल विड्थ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास आउटलाइन। तो बॉर्डर की अगर तुम्हें कोई आउटलाइन देनी है तो उसके लिए तुम यूआई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा बॉर्डर हो गया ब्लैक वाला, इसकी बार तुम्हें ग्रीन वाली जो दिख रही है वो कहलाएगी आउटलाइन। आउटलाइन में भी आप स्टाइल दे सकते हो, कलर दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, ऑफसेट दे सकते हो, और आउटलाइन का जो शॉर्ट हैंड है वो आप मेंशन कर सकते हो। आउटलाइन ये तरीके हो सकती है, डॉटेड, डैश, सॉलिड और ये सब चीज़ें। ठीक है, इसको तुम खुद से स्टडी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, इतना कोई यूज़ भी नहीं आता आउटलाइन वाला टैग। ठीक है। सी एस एस टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट में तुम कलर दे सकते हो। ठीक है, तुमने यहाँ पर कर लिख दिया कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो मतलब तुम्हारा टेक्स्ट जो होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है। अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट डायरेक्शन यूनिकोड बीडीआई बीआईडीआई और वर्टिकल अलाइन। ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन क्या होता है हमारे पास, आपका जो डिव है उसके अंदर आपको टेक्स्ट को कहाँ पे अलाइन करना है, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझा दिया था। जैसे कि सेंटर में, मतलब ऑलरेडी तुम ऑलरेडी जानते हो आई थिंक, है ना। सेंटर में मतलब यहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट में मतलब यहाँ पे हो जाएगा, और राइट में मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका तुम्हारा जो भी तुमने टैग यूज़ किया है, तो उसका एक तरह से कंटेंट एरिया है वो इतना है हमारे पास। ठीक है, इसको हम तो कहते हैं बॉर्डर है। ठीक है, टैग बॉर्डर है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर हो गया। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये काफ़ी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई तुमने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी बार यूज़ होता है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, या फिर रिपोर्ट्स बनाओगे तुम तो उसमें काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो जस्टिफाई बेसिकली करता क्या है कि तुम्हारा जो लेफ्ट और राइट में जो कंटेंट है, ऐसा नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कोई यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है, दूसरा वाला यहीं पे खत्म हो गया, मतलब एक तरह से समझो। सपोज यहाँ पे तुम कंटेंट लिख रहे हो अपना, तुम्हारी एक लाइन तो गई यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ तक गई, क्योंकि जो थर्ड वर्ड था वो काफ़ी बड़ा था तो तुमने उसको यहाँ से स्टार्ट किया, तीसरी वाली यहाँ तक चली गई। तो इस तरीके से ये टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट जो है तुम्हारा अलाइन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर तुम इसको जस्टिफाई करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे जस्टिफाइड वाली, तो सभी के सभी जो लाइन्स है वो तुम्हारी सेम विड्थ की आएंगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अखबार पढ़ो या फिर मतलब कोई आप रिसर्च पेपर देखो या रिपोर्ट्स पढ़ो, तो सब जगह टेक्स्ट अलाइन जो होता है वो जस्टिफाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम जस्टिफाई प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये रहा, अगर मैं यहाँ से जस्टिफाई हटाऊँ तो देखो क्या होता है, ये दिख रहा है, ये टेढ़ा वर्ड बन गया है ना। ठीक है। ठीक है, टेक्स्ट लाइन हो गया तुम्हारे पास लास्ट, मतलब तुम्हारे पास जो लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट है वो किस तरीके से लाइन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो, ये तुम्हारी लास्ट लाइन है, तो इसको तुमने लिखा राइट, मतलब राइट से अलाइन होनी चाहिए, राइट से प्रॉपर्ली अलाइन होनी चाहिए। सेंटर लिख दिया तो तुम्हारे सेंटर में अलाइन होनी चाहिए, और तुमने लिख दिया जस्टिफाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से शुरुआत से लेकर अंत तक वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज फॉर दी ओनली लास्ट लाइन की बारे में बात हो रही है। डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम जनरली कॉपी में लिखते कैसे हैं। हम कॉपी में लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ से जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट। अगर आप चाह रहे हो लिखना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करो, डायरेक्शन। तो उसमें आप RTL कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस पर हमने यहाँ पे क्लास लगाई है, और दिस इज कॉल्ड दी राइट टू लेफ्ट। तो आपका कंटेंट जो है वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे चालू है, दिस इज इस तरीके से ना, उल्टा। वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसी तुम्हें छोटी सी इमेज दिख रही है ये। ठीक है, तो इसको हमने अभी कहाँ अलाइन किया है, सपोज जैसे अभी ये अलाइन है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट पे है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में अलाइन है। अगर तुमने इसको कर दिया टेक्स्ट टॉप, मतलब कि ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ हो गई। अगर टेक्स्ट बॉटम किया तो नीचे की तरफ हो गई। सब अलाइनमेंट किया तुमने तो इस तरीके से थोड़ी सी नीचे रहेगी इनसे, और सुपर अलाइनमेंट किया तो ऊपर। आई थिंक तो मैं सब टैग और सुपर टैग ऑलरेडी मैंने तुम बता ही दिया था, जिसमें कि हम x² और या फिर H2O लिखते हैं ना,
एग्जाम्पल तुम्हें पता ही होगा, ऐसे तुम्हें एक्स स्क्वायर ठीक लिखना है। है तो ये सुपर कहलाएगा, और अगर तुम H2O लिख रहे हो तो ये कहलाएगा हमारे पास सब। ठीक है, ठीक है। तो वही वाली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास यहाँ पे। एक चीज़ और याद रखना, ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वर्टिकल अलाइनमेंट की, ये तुम्हारी तब लग पाएंगी जब तुम्हारा, जैसे सपोज तुम यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हो, तुम यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो दिस, और तुम इसमें लगा रहे हो कि वर्टिकल अलाइंड, तो ये ऑलरेडी वर्टिकल अलाइंड है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर जा नहीं सकता, ये इसके नीचे आ नहीं सकता, तो इस पर तुम प्रॉपर्टी लगाओगे और तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि यार ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसका चेंज होने का रीज़न क्या है कि इसका जो कंटेंट है वो ऑलरेडी अपने बॉर्डर है उसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, मतलब ये छोटा नहीं है इनसे। अगर तुमने छोटी, तभी हमने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में पता क्या लिया था, ये छोटी सी इमेज हमने यहाँ पे ली है। अगर आप इसकी जगह कोई वर्ड को अलाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो अलाइन होता ही नहीं इन सबसे, समझ रहे हो, वो अलाइन होता ही नहीं इन सबसे, क्योंकि ठीक है। उसका जो टोटल जो एक तरह से हाइट है वो इस बॉक्स के बराबर ही है, जो बाहर वाला इसका बॉक्स है उसके बराबर ही है। अगर तुम छोटे ले रहे हो तो उसको आप तुम इस कंटेंट में अलाइन कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इस मतलब ऊपर नीचे, मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट है तो ऊपर नीचे हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बात कर लो, तो आप लाइन दे सकते हो ऐसे, ओवर लाइन, लाइन थ्रू, ये तो तुम देखते समझ जाओगे यार, ये लाइन ओवर हो गया, लाइन थ्रू हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास अंडरलाइन में हो गया, ये ओवरलाइन भी हो गया, ऊपर भी और नीचे भी। ओवरलाइन मतलब ऊपर वाली, अंडरलाइन मतलब नीचे वाली। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद तुम कलर वगैरह भी दे सकते हो इनको इनिशियली। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि तुम्हें जो कंटेंट है वो सारा का सारा, चाहे बंदा किसी भी टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहा हो, वो किस में अलाइन होना चाहिए, अपर केस में अलाइन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे तो लिखा छोटे में, छोटे बड़े दोनों को मिक्स करके लिखा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी CSS प्रॉपर्टी ने इसको जब HTML फॉर्म में या फिर पेज में कन्वर्ट किया, तो इसको ऑटोमेटिकली इसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल मतलब क्या हो गया वापस, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेटर वहाँ पर कैपिटलाइज्ड है, समझ गए। ठीक है। तो ये वाली हो गई। टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट स्पेसिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट इंडेंट के बारे में देखो, तो टेक्स्ट इंडेंट का मतलब क्या हो गया कि शुरुआत में तुम्हें कितना गैप छोड़ना है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट। 50 पिक्सल तुमने मेंशन किया, तो 50 पिक्सल स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे तुम्हारा जो पैराग्राफ है बेसिकली 50 पिक्सल बाद चालू होगा लिखना। ठीक है, ठीक लेटर है। स्पेसिंग का मतलब कि अब वर्ड है, इनके बीच में ये लेटर्स हैं, इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। इस तुमने यहाँ पे डाल दिया 5 पिक्सल, तो यहाँ पे 5 पिक्सल का स्पेस आ गया। -2 का मतलब कि जीरो स्पेस, मतलब तुम समझ लो कि जैसे जनरली हम सिंपल वे में लिखते हैं, पर अगर तुमने नेगेटिव कर दिया तो अब ये क्या है कि एक दूसरे पे ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, समझे। ठीक है। तो नेगेटिव ये होती है। लाइन हाइट मतलब कि दो लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस, जनरली इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 1 रहती है। अगर तुम 0.7 करोगे तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पास आने लगेंगे बहुत ज़्यादा। 1.8 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी नॉर्मल। ठीक है, ये तुमने कम किया, फिर तुमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, नॉर्मल वैल्यू इज़ 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज़ 0। 0 का मतलब क्या होगा कि ये दोनों लेटर्स, दोनों लाइन्स जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, समझ गए। ठीक है। वर्ड स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दो वर्ड के बीच में कितनी स्पेस है उसको हम कहेंगे वर्ड स्पेसिंग। जैसे ये नॉर्मल हमारे पास हो गया, अब इन दोनों वर्ड के बीच में जितनी स्पेस है ज़्यादा कर दी हमने, तो उसका मतलब 10 पिक्सल की स्पेस कर दी हमने, इसको कहेंगे वर्ड स्पेसिंग इज 10 पिक्सल। और इसमें हमने बिल्कुल कम कर दी, तो ऐसे चिपक चिपक के चालू हो गया है लिखना, तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। ठीक है, वाइट स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो वाइट स्पेस नाउ रैप का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे पास जो नेक्स्ट लाइन में तुम मूव कर रहे हो, अब तुमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, अब यहाँ पे देखो एक बार इसको पढ़ो, यहाँ पे लिखा हो वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल। ठीक है, हाउ टू डिसेबल टेक्स्ट रैपिंग इनसाइड एन एलिमेंट। ठीक है, तो टेक्स्ट रैपिंग तुमने यहाँ पे डिसेबल कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने ये टैग दिख रहा है तुम्हें, पी टैग, पैराग्राफ टैग, हाँ। और ये तुम्हें दिख रहा है, तो तुमने पी टैग पे वाइट स्पेस लगाया, नाउ रैप लगाया है। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे किया है इसको, समझ गए। ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट शेडो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे तुमने टिकटॉक का सिंबल देखा होगा, तो टिकटॉक का सिंबल बेसिकली कुछ नहीं है, टेक्स्ट शेडो डाल रखा है उन्होंने।
तो टेक्स्ट शेडो में उन्होंने डाल दिया कि भाई कितना तुम्हें शिफ्ट करना है इसको फ्रॉम, जिसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में तुम्हें कितनी शेडो चाहिए, हॉरिजॉन्टल मतलब इधर की साइड में, वर्टिकल मतलब नीचे की साइड में। ठीक है, इस तरीके से तुम 2 पिक्सल मेंशन किया, 2 पिक्सल तुम्हारे को मिल गई शेडो। और तुम अगर कोई शेडो को अलग कलर देना चाहते हो तो तुम यहाँ पे मेंशन दिए रेड। तो इस तरीके से तुम्हारा टिकटॉक का सिंबल बन जाता है। ठीक है, ठीक है। फॉन्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉन्ट्स हमारे पास काफ़ी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉन्ट मेंशन करने के लिए हमें किस तरह का फॉन्ट चाहिए, तो उसके लिए हम फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम 2 फॉन्ट डाल सकते हैं, 2 या 3 फॉन्ट या कितनी फॉन्ट डाल सकते हैं। तो वो बेसिकली करेगा क्या कि तुम्हारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द फॉन्ट है उसको चूज़ करेगा। अगर फर्स्ट वाला उस ब्राउज़र के पास नहीं है तो वो सेकंड वाले फ़ॉन्ट को देखेगा, अगर सेकंड वाला भी नहीं है तो थर्ड वाले को देखेगा, अगर थर्ड वाला भी नहीं है तो उस केस में जो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है वो तुम्हारे जो वेबसाइट है उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वेब सेफ बेसिकली यही कह रहा था कि हम आप 2 या 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स को मेंशन करो ताकि तुम सेफ रहो कि तुम्हारे तुमने जो फॉन्ट्स तुम चाहते हो वही तुम्हारी वेबसाइट पर दिख रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं वेब सेफ रहना। फ़ॉन्ट फॉल बैक तुम्हें ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया कि अगर तुम्हारा फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो तो वो तुम्हें बेसिकली ब्राउज़र के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट पर चला जाता है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल तुम मेंशन कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल हो गया, इटैलिक हो गया, ऑब्लिक हो गया, इस तरीके से ना। ये देखो, तो ये बस ऑब्लिक हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये नॉर्मल हो गया। फ़ॉन्ट वेट मतलब कि फ़ॉन्ट तुम्हारा बोल्ड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ना। तो वेट तुम मेंशन करोगे यहाँ पे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड डाल सकते हो, लाइटर डाल सकते हो। अगर तुम कोई स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन करना चाहो जैसे कि 900, 1000, 2000, इस तरीके से तुम मेंशन कर सकते हो फ़ॉन्ट वेट एरियाज में। ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट तुम मेंशन कर सकते हो कि भाई जो फ़ॉन्ट है वो हमारा जो स्मॉल कैप्स में आए, कुछ फ़ॉन्ट है वो नॉर्मल आए। ठीक है, इस तरीके से जैसे दिख रहा है स्मॉल कैप्स वाला। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन कर सकते हो, साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, ये तुम ऑलरेडी इसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे ऑलरेडी। इसको तुम ईएम के फॉर्म में भी, ईएम भी हमारे पास एक वैल्यू ऑफ मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो तुम उसको भी, ईएम को भी यूज़ कर सकते हो। जनरली कोई यूज़ करता नहीं है, लोग बेसिकली पिक्सल में ही यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट गूगल, इसका मतलब क्या है कि हम गूगल के कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, हम बेसिकली लिंक टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, लिंक टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर यहाँ पे जो गूगल का जो फ़ॉन्ट का जो यूआरएल है वो मेंशन कर देंगे। मैंने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था एक बार पहले भी एचटीएमएल के लेक्चर में। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स तुम डालोगे, ये तुम्हें दिख रहे हैं, इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, और या तो तुम डाउनलोड कर सकते हो वरना तुम्हें कहीं ना कहीं इसका लिंक मिल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सेलेक्ट द स्टाइल, ये दिख रहा है ये हाँ। ये ऑटोमेटिकली ना लिंक टैग तुम्हें बना कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना। बस अब जैसे सपोज इसको एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के तौर में तुम क्या जाओगे, बस यहाँ पे तुम अपना इस लिंक टैग को, अपना लिंक टैग यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, दैट्स ऑल। जो भी इन्होंने दिया है तुम्हें, तुम बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे और फिर चला दोगे। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा सपोज जो भी तुमने नाम रखा था वहाँ पे तुम यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो, जो भी इस फॉन्ट का नाम था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये था हमारे पास रोबोटो। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे, ये दिख रही है CSS कैसे यूज़ करनी है, तुम इसको कॉपी कर लो बस यहाँ पे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो और रन कर लो। दिख रहा है ये? ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ़ॉन्ट ले लिया। तो अगर गूगल वाला फ़ॉन्ट डी सपोज किसी तरीके से ये चलता नहीं है, कई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो सैंस सेरिफ वाला जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है हर ब्राउज़र के पास रहता है सैंस सेरिफ, तो वो यूज़ करना चालू कर देगा। फॉल बैक हो गया इस पर। ठीक है, ठीक है। फ़ॉन्ट पेयरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जैसे सपोज वही हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम 2 कलर देना चाहते हैं कि भाई अगर ये वाला ना चले तो आप ये वाला यूज़ कर लेना, हर एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट हैंड तुम यूज़ कर लो। शॉर्ट हैंड के केस में तुम ये हो जाएगा कि पहले तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फ़ॉन्ट कितना साइज़ क्या होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो ये तुमने मेंशन कर दिया फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया शायद, फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, साइज़ और फैमिली तुम यहाँ पे 2 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आइकन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो आइकन के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम नाम की एक वेबसाइट रहती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये तो। तुम डालोगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है, ठीक है, ये वेबसाइट तुम खोलोगे, ये वेबसाइट तुम खोलोगे, इस पे तुम्हें बहुत इस सारे पे बने तुम्हें बनाए सिंबल्स मिल जाएंगे, ठीक है, तुम आइकन कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो गेट स्टार्टेड हम करते हैं यहाँ पे। ये तुम्हें तुम्हें या तो तुम्हें लिंक दे देंगे, या तो तुम इनकी डाउनलोड कर लो खुद के प्रोजेक्ट के लिए, डाउनलोड करके फिर खुद का एक यूआरएल अपना लिंक टैग में डाल दो, या फिर तुम डायरेक्टली इन्हीं का एक प्रोवाइडेड यूआरएल तुम यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ है वो यूआरएल इसका। अ, तुम ऐसे करो, एक यहाँ पे डाल दो फॉन्ट ऑसम CDN, तो वहाँ पे भी हमें दिख जाएगा शायद एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे फॉन्ट ऑसम CDN मतलब तुम्हें यूआरएल मिल जाएगा। जैसे तुम यहाँ डायरेक्टली बस इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, कॉपी कर लो यहाँ और यहाँ पे तुम और यहाँ पे तुम पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट एक चीज़ याद रखना, एक चीज फॉन्ट ऑसम में तुम्हारे पास जो वर्जन है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि किस इस वर्जन का तुम फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही तुम यहाँ पे टैग यूज़ करोगे। जैसे कि जनरली जो मोस्ट पॉपुलर रहता है वो रहता है हमारे पास फॉन्ट ऑसम 4 पॉइंट समथिंग रहता है, देखो मैं बताऊँ 4.7, ठीक है। फॉन्ट ऑसम 4.7 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रहता है हमारे पास ना। तो इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे आइकन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे कोई सा भी आइकन यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे एड्रेस कार्ड पे क्लिक किया, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग वो मिल जाएंगे, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। और क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे आपका कंटेंट जो है इसकी जगह आपने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम 4.7 का। वो मैं निकालता हूँ कहीं ना कहीं से, दिखाता हूँ तुम्हें कैसे निकालना है। कहाँ गया, गेट स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है, लिंक टैग दिख ये रहा है, लिंक है, ठीक है, इसको तुम कॉपी इसको करोगे कॉपी करो, और यहाँ पे आके अपना जो हेड टैग है उसको हम क्लोज कर लेते हैं पहले, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और रन करते हैं। अभी ये शायद आया नहीं है, नीचे वाले हेड को हटाओ, हाँ इसको हटाते हैं, ये गलत हो गया ना, 2 हेड आ गए ना, हाँ हटा दिया। आया नहीं है, इसको देखें क्या डीबग करते हैं। कभी भी अगर मेरे पास भी काफ़ी बार इस फाइल तरह को की क्लोज प्रॉब्लम करो, होती है। क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा दिखाना कोड को, यही तुम लिंक टैग ऐड करोगे इन दी हेड, उसके बाद तुम एग्जांपल्स लेके कोई सा भी कॉपी कर सकते हो। और देख लेते हैं, कोई नहीं, जैसे कि ये ले लेते हैं हम, कोई ढंग का सा HTML कंपाइलर खोलते हैं एक बार पहले। और इसके हेड में हम डालने की कोशिश करते हैं एक बार। और इसके बाद हम कोई टैग ले लेते हैं, शो नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। अच्छा, ये URL हम गलत मेंशन कर रहे हैं एक्चुअली ना। ये जो URL है ये इनका लोकल URL है आफ्टर डाउनलोडिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कॉपी ठीक दी है, एंटायर, ये जो पाथ लिखा हुआ है ना, ये लोकल URL है।
अगर हमें इसका वो चाहिए ठीक तो है। हम इसके लिए CDN यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो मैं वो भी CDN तुम्हें ऑलरेडी दिखाई दिया था एक बार, मैं इसको डाल देता हूँ। 4.7 का हमें चाहिए CDN। तो ये यूज़ कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कॉपी URL करके, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब एक बार चला कर देखते हैं, आ गया आइकन। आ गया। ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप डाउनलोड करके लिंक कर लो, जैसे कि आप CSS को लिंक करते हो सेम तरीका है लिंक करने का, ठीक है। अपने HTML पेज के साथ डाउनलोड करके उसका लोकल पाथ प्रोवाइड कर दिया। जो लोकल पाथ था वो हम यहाँ पे देख रहे थे, कहाँ गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आता होम में हम गए थे और हमने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया था। उसके बाद हमें यहाँ पे इन्होंने बताया था कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आप उसको लिंक कर लो स्टाइल शीट को इस तरीके से। ये लोकल पाथ है हमारे पास, ठीक है। वरना आप CDN यूज़ कर सकते हो। CDN का मतलब क्या होता है हमारे पास, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। व्हाट इज CDN? CDN इज कॉल्ड एज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या करता है, ये एक तरह से आप ये समझ लो कि आपको एक URL प्रोवाइड करता है, एक कंप्यूटर है जिसपे कि जिसने इसको फॉन्ट ऑसम को ऑलरेडी डाउनलोड कर सकता है, कर रखा है उसने अपने आप को, और वो एक URL प्रोवाइड कर देता है आपको। तो आप जब भी इस URL को यूज़ करोगे तो आप एक तरह से वहाँ से कंटेंट लेके अपनी जो HTML है उससे लिंक कर रहे हो, समझ गए। ठीक बजाय है। कि अपने लोकल कंप्यूटर पर रख के, जैसे कि हम ये भी यूज़ कर रहे थे ना, कहाँ गया, हमने अभी गूगल फॉन्ट्स देखे थे। गूगल फॉन्ट्स में भी हमने लिंक प्रोवाइड किया था, और लिंक में हमारे पास एक HREF में URL हमने यूज़ किया था। तो वो भी यही कर रहा है कि भाई जो URL कहीं CDN पे पड़ा हुआ है वो आपको आपके HTML पेज पे डाउनलोड होके मिल जाएगा और वो लिंक हो जाएगा, ठीक है, बजाय कि खुद से मैनुअल डाउनलोड करने के, समझ गए। तो ये होता है ठीक है। CDN। कभी डीप में समझेंगे जब हम वेबसाइट कंप्लीटली बना लेंगे ना, फिर हम एक बार समझेंगे कि यार CDN को कैसे यूज़ कर सकते हैं, CDN होता क्या है। अभी फॉर द मेन टाइम अभी आप ये समझ लो कि CDN का यूज़ ये करेंटली रहता है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाता है। देखो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम में इन्होंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी दे रखा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का भी टैग दे रखा है, ठीक है। अगर ये इसकी ऑनलाइन चलती है इनकी तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लिंक कर रखा है इसको। बूटस्ट्रैप में भी कुछ आइकन्स होते हैं, बूटस्ट्रैप के भी खुद के बने बनाए, तो वो भी आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो बूटस्ट्रैप के CDN को यूज़ करके, ठीक है। गूगल के भी आइकन होते हैं। गूगल हमारे पास बेसिकली मटेरियल, गूगल जो स्टाइल्स प्रोवाइड करता है ना, कुछ फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है, ये बने बनाए कोड प्रोवाइड करता है, तो मटेरियल उसको कहते हैं, मटेरियल डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। वो गूगल की तरफ से बनाया हुआ है एक तरह से। लिंक की तुम ऑलरेडी जानते हो, एंकर टैग जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास हो जाता है लिंक, ठीक है। जैसे होवर करने में मैंने तुम्हें ऑलरेडी HTML में दिखाया था कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस लिंक टैग को, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ठीक है, एंकर टैग डॉट डॉट लिंक, ठीक है। अगर वो लिंक है तो आपको रेड कलर का दिखेगा। विजिटेड है एंकर ठीक है। टैग आपका, मतलब अनविजिटेड लिंक है, ठीक है, तो आपको रेड कलर का दिखेगा। अगर वो विजिटेड है तो ग्रीन दिखेगा। अगर वो बेसिकली माउस होवर पे हो रहा है, ठीक है, ऐसे माउस होवर किया मैंने तो हमें हॉट पिंक दिखेगा। और एक्टिव है तो वो ब्लू दिखेगा। एक्टिव मतलब कि क्लिक करने पे ब्लू दिख रहा है, ठीक है। अभी तुम सोचोगे यार रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट को खोल के एक बार इसको विजिट कर लिया था, जिसकी वजह से ये विजिटेड लिंक बन चुका है और वो ग्रीन कलर में वो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ गया। वरना वो मुझे यहाँ पे रेड में दिखता। तो ये आप 4 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो एंकर टैग के रिस्पेक्ट में, कि एंकर टैग लिंक डॉट डॉट सेमी, मतलब यहाँ पे तुम ये डालोगे, ठीक है, कॉलन डालोगे, ठीक है। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेटर तुम ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है। जैसे कि हो गया नन, विजिटेड भी नन हो गया हमारे पास, ये अंडरलाइन हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, ये अंडरलाइन आ रहा है, दिख रहा है ये, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेटर, ठीक है। अंडरलाइन ऑटोमेटिक आ रहा है। बैकग्राउंड कलर तुम दे सकते हो, जैसे कि ये हो गया लिंक का बैकग्राउंड कलर हो गया ना, ये अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही विजिटेड अनविजिटेड और ये सब चीज़ें एक्टिव। बटन्स, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गया, छोड़ो इसको। लिस्ट ऑलरेडी जानते हो तुम कैसे हो गया हमारे पास, ठीक है। लिस्ट टैग में तुम दे सकते हो सर्कल, दे सकते हो
स्क्वायर, अपर रोमन, अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, ठीक है, इस तरीके से। तुम यहाँ पे इमेज भी दे सकते हो ना, छोटी छोटी तुमने बॉक्सेस की इमेज दे दी, इसकी बजाय तुम मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में तुम सर्कल या डॉट की बजाय तुम इस तरीके छोटी छोटी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बाकी तुम ऑलरेडी खुद से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, तो कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। टेबल के बारे में डिस्कस कर लिया, तो टेबल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे हम 3 टेबल TH और TD पे सेम वो लगा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका ग्रुप कर दिया। ग्रुप तो मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि कॉमा लगा के हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। साइज मेंशन कर सकते हैं टेबल की, फिर हम 100% कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं टेबल को ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं, मतलब टेबल के अंदर जो कंटेंट है ना, हर एक चीज़ के लिए, जैसे TD के अंदर हो गया हमारे पास कंटेंट, तो उसको हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, ठीक है। इस तरीके से टेबल के अंदर जो हेडिंग थी उसको हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया, दिख रहा है ये लेफ्ट तरफ से ठीक ऑलरेडी है। रहता ही है। दिस इज कॉल्ड दी वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन हमारे पास, जैसे हमने इसकी हाइट पहले मेंशन करी, अगर आप हाइट नहीं लिखते ना तो वर्टिकल लाइन का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे उसका बॉक्स की जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाइट हमने 50 कर दी, तब जाके हम इसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं कि भाई ये बॉटम पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप कर दूँ तो टॉप पे हो जाएगा ये, दिख गया। ठीक है। और अगर मैं इसमें से हाइट हटा दूँ तब देखो क्या होता है, तब चाहे तुम बॉटम लिख लो चाहे तुम लिख लो टॉप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया था ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है ये तुम्हें याद होगा, मैंने छोटा सा वो बॉक्स हमारे पास था, उसको हम सब कह रहे थे, अभी जस्ट अभी बताया था। तो मैंने तुम्हें तभी बेसिकली वर्टिकल अलाइनमेंट तभी काम करती है जब तुम्हारा जो बॉक्स का बॉर्डर हो ना वो थोड़ा बड़ा हो इन कंपैरिजन टू द कंटेंट की हाइट से, ठीक है, तभी काम करेगा। कंटेंट की हाइट अगर तुम्हारा बॉक्स का बॉर्डर दोनों सेम सेम हो गए हाइट के, तो कुछ ज़्यादा वर्टिकल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 50 पिक्सल की एक्स्ट्रा हाइट दी है ताकि हमें कुछ फ़र्क पता चले। टेबल स्टाइल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हो आप, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो लेफ्ट में, इस तरीके से ना। फिर ये वाला देखो, ये हमारे पास हॉवर वाला है, तो हर एक एलिमेंट के पास एक हॉवर नाम का टैग होता है, ठीक है, मतलब हर एक टैग, मतलब जी हमारे पास कह लो कि हर एक सेलेक्टर है, ठीक है, TR तुम्हारा एक सेलेक्टर है, हर एक सेलेक्टर के पास कॉलन डाल के तुम हॉवर नाम का टैग यूज़ कर सकते हो। हॉवर का मतलब क्या होता है, जब आप उस पर माउस लेके जाओगे तो वो उस पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट, मतलब जो भी आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी है हॉवर के बाद, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इस पर माउस लेके गया तो ये हॉवर करने, जब मैं हॉवर पे हमारे बैकग्राउंड कलर जो है वो कोरल में चेंज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है। हॉवर नाम की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना हमेशा। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था जब हम HTML डिस्कस कर रहे थे कि nth चाइल्ड इवन पे, मतलब जो इवन चाइल्ड जैसे पहला हो गया दूसरा हो गया, दूसरा मतलब इवन हो गया, तो इस पर आप बैकग्राउंड कलर ये अप्लाई कर दीजिए। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं HTML में ऑलरेडी। टेबल रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होगा, अगर वो ओवरफ्लो जा रही है एक्स में, मतलब ओवरफ्लो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो एक्स, तो अगर वो ओवरफ्लो जाएगी तो उसको कर दो ऑटो, तो मतलब अपने आप वो टेबल टैग से राउंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता ही है, फिर भी अगर तुम्हें खुद से सेट करना है तो तुम ओवरफ्लो एक्स नाम की प्रॉपर्टी को ऑटो सेट कर सकते हो। CSS डिस्प्ले, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऑलरेडी मतलब बता दें, इसकी विड्थ जो है वो 100% रहती है। इनलाइन एलिमेंट जिसकी विड्थ उतनी रहेगी जितना तुम्हारा कंटेंट है, तो ये हमारे पास 3 हो गए इनलाइन एलिमेंट्स और ये हो गया हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले नन, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास वो विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन है, ऐसे ये वाला H1 देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, तो ऊपर वाला विजिबल है, ये वाला विजिबल नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले हमने नन पे सेट कर दिया, डिस्प्ले हिडन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो डिस्प्ले नन और हिडन में क्या डिफरेंस होता है, डिस्प्ले नन जो होता है याद रखना हमेशा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर तुमने नन सेट किया और दूसरा सेट किया हिडन, नन में क्या होगा, सपोज तुम्हारा H1 यहाँ पे आने वाला था तो यहाँ से हट जाएगा वो, मतलब दिखेगा ही नहीं कुछ भी। हिडन में क्या होगा हमारे पास कि वो H1 का जो कंटेंट एरिया है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, अब जो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ चालू हो रही है वहीं चालू होगी। नन में क्या होगा कि नेक्स्ट चीज़ चालू हो रही थी, सपोज तुमने इसके बाद कुछ लिखा हुआ था तो वो यहीं से चालू हो जाएगा, इसको हटा के ये हट जाएगा एक तरह से। हिडन में हमारे पास उसका एरिया जो है जितना वो यूज़ करने वाला है वो तो रहेगा ही रहेगा, बस कंटेंट नहीं दिखेगा आपको, समझ गए। ठीक है।
सेम केस में हम विजिबिलिटी भी डाल सकते हैं, विजिबिलिटी हिडन कहते हैं इसको, ठीक है बेसिकली। विड्थ और मैक्स विड्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ये पोजीशन के बारे में डिस्कस कर ले, पोजीशन के बारे में ओके। नई समय पर पोजीशन आती है, तो इसको हम अपने कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोजीशन का। पोजीशन अगर तुमने सीख ली तो तुम्हें कंटेंट को अरेंज करना आ जाएगा, वरना तुम समझ नहीं पाओगे कि कंटेंट अरेंज हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसको हम अपने कल वाले लेक्चर में देखते हैं।